Hello everyone, this is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, Introduction of Economics. First semester, first unit for Law Honors. Students, हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है नेचर एंड सिग्निफिकेंस का। Critically examine the views of Marshall and regarding the nature and scope of economics. ये देखिए 2015-16 में आया है, ये अदर पैटर्न से भी आया है। Critically examine the views of Robbins regarding definition, nature and scope of economics. Do you think that Robbins' views are superior than Marshall in dealing the nature and scope of economics? ये 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस देयर स्कोप एंड लिमिटेशंस आल्सो। ये 2018 में आया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताना है, लिमिटेशंस बताने हैं, स्कोप भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये 2019 में आया है। अब मटेरियल वेलफेयर की बात किसने की है? मार्शल ने की है। ये मार्शल्स के व्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में किसने बात की है? रॉबिन्स ने बात की है। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए 2015 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है। और ये क्वेश्चन जो है उसे इस पैटर्न में भी दिया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक वेल्थ के बारे में किसने बात की है? एडम स्मिथ ने। ये 2015 में आया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू आ रहा है, 2015 में आया है। मटेरियल वेलफेयर, भौतिक कल्याण के बारे में किसने बात की है? मार्शल ने बात की है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2015 में आया है। ब्लैक मनी 2016 में आया है, काला धन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए अगेन आया है 2016 में और 2015 में आया था। अवसर लागत, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 2016 में आया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये 2016 में आया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत देखिए फिर 15 में आया था, देन 16 में आया था, अब ये 17 में भी आया है। अवसर लागत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 2017 एंड 18 में आया है। नेक्स्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम 2018। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है, कई बार आया है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये देखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को किस किस तरह से क्वेश्चन इसके आ सकते हैं और किस तरह से आए हैं। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ मार्शल एंड रिगार्डिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 2013 में आया है, 14 में आया है, 16 में आया है। 13, 14, 15, 16। इसके बाद ये देखिए ये 17 में आया है। सेम क्वेश्चन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये अदर तरीके से आया है। क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ रॉबिन्स रिगार्डिंग डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। डू यू थिंक दैट रॉबिन्स व्यूज आर सुपीरियर देन मार्शल इन डीलिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स? ये है आपका इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? ये शॉर्ट क्वेश्चन है,
अब ये आप देख सकते हैं कि जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसी इतनी तरीके से इसकी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। चलिए हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए आपको बता दें इकोनॉमिक्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो वैसे तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स बुक सबसे पहले पब्लिश की थी कौटिल्य ने, लेकिन इकोनॉमिक्स को उन्होंने पॉलिटी से रिलेट कर दिया था, दैट्स व्हाई पॉलिटी से रिलेट कर दिया था, दैट्स व्हाई हम उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न नहीं करते हैं। 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स बुक पब्लिश की थी, उसे इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेट किया था, दैट्स व्हाई हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चलिए देखते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स originates from Greek word economikos, which can be divided in two parts. पहला है ओकोस, देन नोमोस। ये दो शब्दों से मिलके बना है। अब ओकोस का मतलब क्या है, ओकोस का मतलब होता है होम, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीन क्या है, होम मैनेजमेंट से है, घर को मैनेज करने से है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि घर को मैनेज कौन करेगा, कैसे करेगा। तो घर का मैनेजमेंट घर का मुखिया करता है, घर का बड़ा करता है। उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी प्रॉब्लम कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे जो डिजायर्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हुए इकोनॉमिक्स के द्वारा वो सारी चीजों को सॉल्व करता है, और इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। अब इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, चलिए तो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो पहला फीचर्स है आपका, इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो साइंस है, साइंस की सबसे पहली विशेषता, सबसे पहला फीचर है कि जो भी साइंस में स्टडी की जाती है वो सिस्टमैटिक होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड होता है। और जो भी स्टडी करते हैं, जो भी हम नॉलेज जो कलेक्ट करते हैं वो फैक्ट के साथ करते हैं, तथ्यों के साथ करते हैं। नेक्स्ट फीचर है साइंस का, इट डेवलप्स कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब हम बात करें साइंस की नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें अंतर संबंध पाया जाता है किसके बीच, कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बीच। अब कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बीच अंतर संबंध कैसे पाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में कि अगर कोई चीज ऊपर थ्रो की जाती है तो ऑल ऑफ सडन वो डाउन साइड आती है। तो साइंस ये बताता है कि डाउन साइड आना ये कॉजेज क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, और डाउन साइड आना इफेक्ट्स। तो ये तो फिजिक्स साइंस बताता है। नेक्स्ट फीचर है, और द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंस में हम जितने भी लॉज पढ़ते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। इकोनॉमिक्स साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में मेजरमेंट की भी कैपेबिलिटी होती है। कैसे, आपने देखा होगा कि साइंस में मेजर करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए थर्मामीटर यूज होता है। अगर एयर के प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस में जो भी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग यूज किए जाते हैं वो 100% राइट होते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फ्यूचर प्रेडिक्शंस। अब साइंस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की क्वालिटी पाई जाती है। अब प्रेडिक्शन, कैसे प्रेडिक्शन, अगर हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग की तो आप सभी जानते हैं, अगर मौसम विभाग
जानकारी देता है, प्रेडिक्शन किया जाता है कि अगले 3 दिन लगातार बारिश होगी, तो क्या होता है, प्रेडिक्शन राइट होता है। अब किसी सब्जेक्ट को हम साइंस की कैटेगरी में लाने के लिए देखेंगे कि क्या ये फीचर्स इकोनॉमिक्स में भी हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला फीचर है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या ये इकोनॉमिक्स में फीचर पाया जाता है जो साइंस में है? यस, पाया जाता है। कैसे? आप इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें स्टडी करते हो, जो भी थ्योरी स्टडी करते हो, कैसे करते हो? एक सिस्टमैटिक वे में करते हो। जैसे अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, इंडेक्स में आप देखेंगे सबसे पहले कंजम्पशन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर एक्सचेंज होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन पब्लिक फाइनेंस होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं वो सारी की सारी एक सिस्टमैटिक वे में होती हैं। नेक्स्ट, को रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्या इकोनॉमिक्स में ये फीचर पाया जाता है? क्या इकोनॉमिक्स एज अ साइंस कंसीडर किया जा सकता है? तो यस, किया जाता है, क्योंकि ये फीचर्स भी इकोनॉमिक्स में पाया जाता है। कैसे? आप सभी जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, मांग के नियम की या मांग के सप्लाई, तो आपने मांग के नियम में देखा होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करता है तो ऑल ऑफ सडन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो इंक्रीज करती है। तो कॉजेज क्या है? प्राइस का डिक्रीज करना। इफेक्ट्स क्या है? क्वांटिटी डिमांड का इंक्रीज होना। तो इकोनॉमिक्स में भी ये फीचर पाया जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज। अगर हम लॉज की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी जो लॉज हम पढ़ते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यस, होते हैं। कैसे? अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो मांग का नियम ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ ऑफ डिमांड कुछ और तरीके से फॉलो किया जाता है और अदर कंट्री में और किसी तरीके से फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है। जो रूल्स इंडिया में फॉलो किए जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वही अदर कंट्री में भी फॉलो किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लॉज हैं इकोनॉमिक्स में वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट। जिस तरह से साइंस में मेजर करने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, टूल्स यूज किए जाते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी मेजरिंग के लिए एज अ टूल्स, मनी एज अ टूल्स यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन। इकोनॉमिक्स में भी प्रेडिक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है, हमारी कंट्री की जीडीपी इतनी है, फॉर फ्यूचर इतनी होगी। तो ये भी प्रेडिक्शन राइट होते हैं, बट कितने होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। अब क्या ये जो भी फीचर्स हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है एज अ परफेक्ट साइंस कंसीडर किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिक्स को एज अ परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा फिर? ये एक सोशल साइंस होगा, सामाजिक विज्ञान का विषय होगा। अब ये परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज, कि जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे अगर हम मांग के नियम की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा मांग के नियम की कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो कंज्यूमर की इनकम होती है उसे भी कांस्टेंट मान लिया जाता है। जबकि होता क्या है, अदर कंट्री या अदर एरिया में आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या कंज्यूमर का जो इनकम है वो वेरी करता है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, किसमें? इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, मेजरमेंट करने के लिए हम मनी एज अ टूल्स यूज कर रहे हैं, और आपको बता दें कि जो मनी है उसका सेल्फ का ही वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और जब किसी चीज का वैल्यू सेल्फ में भी कांस्टेंट नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उससे हम जो भी चीजें मेजर कर रहे हैं वो उनमें एक्यूरेसी होगी। दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिक्स को एज अ परफेक्ट साइंस कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो भी प्रेडिक्शन किए जाते हैं वो 100% राइट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016-17 में IMF ने प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% जाएगी, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट 7.1% तक ही कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जो भी प्रेडिक्शन किए जाते हैं, जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन किए जाते हैं वो 100% राइट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस कंसीडर करते हैं। अब सोशल साइंस क्यों है? तो आपको बता दूं कि सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में सोशल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स को एज अ आर्ट भी माना गया है। चलिए, आर्ट की क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या फीचर्स है, चलिए देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट कंसीडर किया गया है। क्यों किया गया है? आर्ट में क्या खासियत होती है? क्या जो आर्ट में होती है वही इकोनॉमिक्स में भी पाई जाती है? तो यस, पाई जाती है। लाइक फर्स्ट, आर्ट इज प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब है कि आर्ट में हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं उसे हम अपनी अकॉर्डिंग उसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट्स बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद कोई जॉब करता है और उस जॉब में जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग का उसे मिलता है उसे क्या करता है, उसे अपनी नॉलेज के साथ, परफेक्शन के साथ उसे कंप्लीट करता है। इट मीन्स वहां पे वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है। नेक्स्ट, हाउ डू वी यूज आवर नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कम्स अंडर आर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्ट में हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। अब आर्ट में हम क्रिएटिविटी के साथ भी चीजों को प्रेजेंट करते हैं और इकोनॉमिक्स में भी क्रिएटिविटी के साथ हम प्रेजेंट करते हैं। अब आर्ट में क्रिएटिविटी, किसी भी काम को करने के कई मेथड्स होते हैं। एक ही काम को कई तरीके से किया जा सकता है, क्रिएटिविटी के साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है और आपको बहुत तेजी से भूख लगी है तो आप क्या यूज करोगे? प्रेशर कुकर का यूज करोगे। तो ये क्या है? आपको पता है कि हमें क्रिएटिविटी के साथ कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है चीजों को। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप क्रिएटिविटी के साथ उसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट का सब्जेक्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट, यूनिक टू इंडिविजुअल। अब आर्ट में हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल टू पर्सन वेरी करती हैं। जैसे सभी के काम करने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए, अगर किसी बच्चे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिलेबस है लॉ का और बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में उस पैटर्न को आंसर के थ्रू लिखते हैं तो सभी के जो लिखने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट का भी सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या ऐसी स्पेशलिटी है? जैसे हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिएटिवली तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे? जैसे हम आर्ट में बात कर रहे थे कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं। कैसे इकोनॉमिक्स में हम करते हैं? तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेफिसिट रेट और फिस्कल ट्रेड्स। इस तरह की इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं कंट्री में देखने को मिलती हैं। मान लीजिए हमें
इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स के तरीके से आर्ट के साथ सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एक ए क्लास है, दूसरा बी क्लास है, और ए क्लास हाई क्लास है, बी क्लास डाउन है, लो क्लास है, तो उनके बीच बहुत सारी डिस्पैरिटी है। अगर हमें उस डिस्पैरिटी को, उस गैप को अगर मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे? कैसे आर्ट का हम सहारा लेंगे? तो आपको बता दूं कि अगर आर्टिस्टिक वे में हमें करना है तो क्या किया जाएगा? किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेसिव रेट से जो भी एफ्लुएंट पीपल्स है या हाई क्लास है उस पर टैक्सेस प्रोग्रेसिव रेट से इम्पोज करें और उससे जो भी पैसा आए वो लोअर क्लास पे इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा? जो हाई क्लास है उसका वेलफेयर थोड़ा डाउन होगा और जो लोअर क्लास होगा उसका वेलफेयर थोड़ा सा अप होगा, और इस तरह से दोनों क्लास के बीच जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्पैरिटी है, वो मेंटेन हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट भी कंसीडर किया जाता है। चलिए, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। नेचर, प्रकृति कैसी है? साइंस की है या आर्ट की है? तो आपको बता दूं कि साइंस की है, बट कैसा साइंस है? सोशल साइंस है। और इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट भी कंसीडर किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों है। अब हम स्कोप की बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप मीन्स क्षेत्र। तो इकोनॉमिक्स के स्कोप को, क्षेत्र को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब वो 5 पार्ट क्या क्या है, चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट, कंजम्पशन, नेक्स्ट प्रोडक्शन, एक्सचेंज, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन पब्लिक फाइनेंस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कंजम्पशन का रिलेशन किससे है? कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। इस तरह से हम कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे कि कंज्यूमर का मेन मोटो क्या होता है। कंज्यूमर का मेन मोटो होता है मिनिमम पैसे से, कम पैसे से मैक्सिमम चीजों को परचेज करना और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। वहीं अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर का जो मेन मोटो है वो क्या होगा? प्रोड्यूसर का मेन मोटो होगा मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज में हम क्या देखते हैं? एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, लेन देन। आप सभी जानते हैं जैसा कि लेन देन, प्रेजेंट टाइम में हम लेन देन के लिए मनी यूज करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जब मनी जो है ऑरिजिनेट नहीं हुई थी, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम ट्रेंड में था। बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या पढ़ते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में हम जानते हैं कि जब मनी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, ओरिजिन नहीं हुआ था, उस टाइम पे अगर आपको कोई जरूरत का सामान लेना होता है तो आपको अपनी जरूरत को सामान प्राप्त करने के लिए ही अदर वस्तु देना पड़ता था। वहां पे कोई मनी एज अ मीडियम नहीं चलता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मनी को यूज करते हैं और इस तरह से हम एक्सचेंज करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। अब यहाँ पे क्या वितरण करने की बात की जा रही है, किसे वितरण करने की बात की जा रही है? तो वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसे करना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करना। कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करना? इकोनॉमी में जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पाए जाते हैं। अब कौन से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
तो आपको बता दूं कि लैंड को एज अ एंटरप्रेन्योर, लैंड को एज अ रिवार्ड क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो लैंड को एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है रेंट, लगान। वहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल की, पूंजी की, तो कैपिटल को एज अ रिवॉर्ड क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। और अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर को एज अ रिवॉर्ड क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो लेबर को एज अ रिवॉर्ड वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट दिया जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। अब पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त कहाँ से गेन किया जाता है? तो आपको बता दूं, इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, आय व्यय ऋण, इनकम, एक्सपेंडिचर, डेट। तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से गेन होती है? तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्सेस से गेन होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से गेन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्सेस से गेन होता है। अब जो टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा गेन होता है, उससे वो कहाँ पे खर्च करती है, कैसे खर्च करती है? और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, उस कंडीशन में उसे लोन का भी सहारा लेना पड़ता है, ऋण का भी सहारा लेना पड़ता है। ये सारी चीजें हम पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा। नेक्स्ट, मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास संबंधी परिभाषा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन की। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया था? तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया था। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ in his famous book An Inquiry into the Nature Causes of Wealth of Nation in 1776। 1776 में इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी थी। किसने? एडम स्मिथ ने। किसमें दिया था? An Inquiry into the Nature Causes of Wealth of Nation। नेक्स्ट, अब एडम स्मिथ को हम किस किस नामों से जानते हैं? क्या थे एडम स्मिथ? एडम स्मिथ was Scottish philosopher, widely considered as the first modern economist and father of economics। हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। वो स्कॉटिश फिलोसोफर भी थे। फीचर ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, चलिए फोकस करते हैं। फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। कहने का मतलब ये है कि एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में ओनली धन को ही प्रायोरिटी दी है, ह्यूमन बीइंग को किसी तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। नेक्स्ट, इट इज ओनली मटेरियल गुड्स टैंजिबल, इट स्टडी ओनली मटेरियल गुड्स टैंजिबल। कहने का मतलब ये है कि एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशन में ओनली मटेरियल गुड, टैंजिबल गुड्स के बारे में बताया है। टैंजिबल गुड्स क्या होते हैं? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, दैट वुड बी टैंजिबल गुड्स। इन्होंने कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, intangible goods like air, sunshine, services, etc. does not create wealth। अब इनका मतलब होता है कि इंटेंजिबल गुड्स जो होते हैं उससे जो वेल्थ होती है वो क्रिएट नहीं होती है। अब इंटेंजिबल गुड्स कौन कौन से होते हैं? इंटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, लाइक एयर, सनशाइन, सर्विसेज। नेक्स्ट, इट स्टडीज चेंज इन वेल्थ मीन्स इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अब एडम स्मिथ का मानना है कि अगर वेल्थ में चेंज करना है तो वो कैसे किया जा सकता है? इकोनॉमिक
वेल्थ में चेंजेस करके इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये एडम स्मिथ का मानना था। वही हम बात करेंगे एडम स्मिथ की क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। एडम स्मिथ की डेफिनेशन की कुछ आलोचनाएं हैं, ये गिवन है। पहली आलोचना है टू मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू वेल्थ। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ को जरूरत से ज्यादा ही एम्फेसाइज किया है। Only tangible goods या only tangible material goods have been taken into consideration। अब इनकी डेफिनेशन में टैंजिबल गुड्स को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, इंटैंजिबल गुड्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम इंटैंजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज की बात करें, लाइक डॉक्टर की सर्विस या टीचर की सर्विस या इंजीनियर की सर्विस, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका भी कंट्रीब्यूशन बराबर है। और इस तरह से हम इसे इंटैंजिबल गुड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो मेंशन ऑफ मेंस वेलफेयर। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में मेंस वेलफेयर की बात नहीं की है, ओनली वेल्थ की बात की है। दैट्स व्हाई इनकी डेफिनेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत नैरो कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट, नो फोकस ऑन नेशनल प्रॉब्लम। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं वहां पे। जैसे बात करें हम प्रॉब्लम्स की, पॉवर्टी की प्रॉब्लम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है और नेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरह से अपनी डेफिनेशन में इग्नोर किया है। नेक्स्ट, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये किसने दी थी? कल्याण संबंधी परिभाषा। आपको बता दूं कि कल्याण संबंधी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जे बेंथम ने उपयोगितावाद नाम से दिया था। किसने दिया था? जे बेंथम ने। लेकिन इसे डेवलप किसने किया था? मार्शल ने। तो हम वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में मार्शल के व्यूज स्टडी करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। अब प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक में वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। कब दी है? 1890 में दी है। अब मार्शल के डेफिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला फीचर्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल मैन। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ सोशल मैन को फोकस किया है। वेल्थ के साथ ही साथ हम कहेंगे कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सोशल मैन के बारे में भी बताया है। सोशल मैन क्या है? सोशल मैन से तात्पर्य है जो सोसाइटी में रहता हो, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता हो। ऐसे मैन की स्टडी अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स में की जाती है। नेक्स्ट फीचर है इट एक्सप्लेन्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ऑर्डिनरी बिजनेस की बात की है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? इनका मानना है कि जो पर्सन है, जो मैन है, वो अर्निंग करते हैं और ओनली खर्च करते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट फीचर है इट टेल्स अबाउट रियल मैन। मार्शल ने अपने डेफिनेशन में रियल मैन के बारे में एक्सप्लेन किया है, काल्पनिक मनुष्य के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट, वेलफेयर डेफिनेशन डील्स विद नॉर्मेटिव साइंस एंड आर्ट। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो नॉर्मेटिव साइंस एंड आर्ट को भी डील करता है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या था? क्या है? नॉर्मेटिव साइंस में हम व्हाट ऑट टू बी की स्टडी करते हैं, क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। आर्ट क्या है? आर्ट वो होता है जिसमें हम सिस्टमैटिक वे में, आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में चीजों की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फीचर है मार्शल्स डेफिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी सोशल वेलफेयर सेंटर्ड। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो सोशल वेलफेयर के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब सोशल वेलफेयर क्या है? जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण कैसे बढ़ेगा? अगर किसी भी कंट्री में ए क्लास और हाई क्लास या लोअर क्लास है, तो अगर
गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएगा? टैक्स को इम्पोज करके बढ़ाएगा। कैसे? जो हाई क्लास फैमिली होती है, जो हाई क्लास होता है, उस पे प्रोग्रेसिव रेट से टैक्स इम्पोज किया जाए और इस तरह से जो टैक्स से पैसा ऑब्टेन किया जाता है, गेन किया जाता है, उस पैसे को लोअर क्लास पे खर्च किया जाए। इससे लोअर क्लास का जो वेलफेयर है वो इंक्रीज होगा और जो हाई क्लास है उनका वेलफेयर थोड़ा सा डिक्रीज होगा और इस तरह से सोशल वेलफेयर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेल्थ इज फॉर मैन, मैन और नॉट फॉर वेल्थ। मार्शल का मानना है कि जो धन है वो मनुष्य के लिए, वेल्थ जो है वो मनुष्य के लिए है। मनुष्य वेल्थ के लिए ही पैदा नहीं हुआ है, उसके और भी बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म की हम बात करेंगे। एडम मार्शल की डेफिनेशन की कुछ आलोचनाएं हैं, जैसा कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक्सप्लेन किया है। पहली आलोचना है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स is sometimes criticized for having normative science। अब जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि इन्होंने अपनी साइंस में या अपनी इकोनॉमिक्स में ओनली अपनी डेफिनेशन में नॉर्मेटिव साइंस के बारे में ही बताया है, पॉजिटिव साइंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आलोचना है, इट डज नॉट फोकस ऑन एक्सप्लेन एक्चुअल साइंस। अब न्यू क्लासिकल का मानना है कि जो मार्शल है उन्होंने एक्चुअल साइंस के बारे में, वास्तविक विज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट, प्रोफेसर मार्शल यूज हाईली मैथमेटिकल मॉडल एंड अनरियल असम्पशंस। अब न्यू क्लासिकल का मानना है कि जो मार्शल है उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा में, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में हाईली मैथमेटिकल मॉडल यूज किए हैं। अपनी थ्योरीज में, अपने सिद्धांतों में इन्होंने बहुत हाई क्लास की मॉडल यूज किए हैं। दैट्स व्हाई इनकी कुछ असम्पशन अनरियल है। नेक्स्ट है आपकी स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अब दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है, किसने दिया है और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, चलिए तो आपको बता दूं। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स ने एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, चलिए तो देख लेते हैं। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर है, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसकी इच्छाएं कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं और मीन्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेस होते हैं, जो मीडियम होता है वो लिमिटेड है, लाइक धन। एंड नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। जो स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, दुर्लभ साधन है, उनका अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए धन है, धन में हम मनी लेते हैं, मनी से आप घर भी खरीद सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, खाना भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं। धन एक है लेकिन उसके यूज कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया है, कब दिया है, चलिए बात करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर सामुएल्सन इन हिज फेमस बुक द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन 1947। 1947 में प्रोफेसर सामुएल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। किसमें दिया? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस बुक में रिप्रेजेंट की। अब नेक्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला फीचर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में उनका प्रॉपर आवंटन करना, एलोकेशन करना। और जब हम प्रॉपर एलोकेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सामुएलसन के अकॉर्डिंग, किसमें, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में, तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम चॉइस की जो प्रॉब्लम है, चुनाव की जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कैसे, तो सामुएलसन का मानना है कि जो चुनाव की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसे हम ट्रांसिटिविटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसिटिविटी क्या है, सकर्मकता। सकर्मकता में क्या हम देखते हैं, लाइक A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C या C ग्रेटर देन D है, तो इसका मतलब है कि A जो है वो B से बेस्ट है, B C से बेस्ट है, C D से बेस्ट है। इट मीन्स जो A है संभवतः वो इन C B D इन तीनों से ही A जो है वो इन तीनों से बेस्ट है। और इस तरह से जब हमारे पास ट्रांसिटिविटी है तो उसके बेसिस पे हम चॉइस कर सकते हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह से हम जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा, इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। और जब इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इस तरह से ग्रोथ संभव है इकोनॉमी की। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस हैं मार्शल व्यूज एंड रॉबिन्स व्यूज की। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो मार्शल के व्यूज हैं वो क्या है, रॉबिन्स के व्यूज हैं वो क्या है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मार्शल व्यूज क्या कहता है, मार्शल बिलीव्स इन ओनली मटेरियल एक्टिविटीज which promote material welfare। मार्शल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण की बात की गई है। किसमें, मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ भौतिक कल्याण के बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन वहीं अगर हम रॉबिन्स के व्यूज की बात करें तो रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की बारे में एक्सप्लेन किया है। लोगों के सुख दुख, हित अहित के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सोशल साइंस। अब मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस कंसिडर किया है, जबकि रॉबिन्स ने एज अ न्यूट्रल साइंस कंसिडर किया है। तो चलिए बता दूं कि सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस में हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल मैन की बात करते हैं। सोशल मैन का मतलब होता है जो सोसाइटी में रह रहा है और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे मनुष्य का अध्ययन मार्शल के अकॉर्डिंग किया जाता है, किसमें, इकोनॉमिक्स में। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेसर रॉबिन्स की, तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो एक न्यूट्रल साइंस है। और न्यूट्रल साइंस में हम क्या बात करेंगे, सोशल मनुष्य के बारे में भी बात करेंगे और सामाजिक मनुष्य के बारे में भी बात करेंगे और असामाजिक मनुष्य के भी बारे में बात करेंगे। असामाजिक क्या है, लाइक अगर समाज में कोई नहीं रह रहा है, पागल है, दिवालिया है, साधु है, सन्यासी है, उसकी भी हम स्टडी इकोनॉमिक्स में करेंगे। लेकिन मार्शल के अकॉर्डिंग ओनली सोशल मैन को इंक्लूड किया गया है। साधु, सेंट, सन्यासी या रॉबर जो होता है, जो रॉबरी करता है, या जो लाइक अगर हम बात करें जो मैड टाइप के पीपल्स होते हैं, पागल दिवालिया टाइप के पीपल्स होते हैं, उनको मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्श विज्ञान है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस का विषय है। अब नॉर्मेटिव साइंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस पे कि नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस होता है जिसमें हम क्या होना चाहिए के बारे में स्टडी करते हैं, व्हाट और टू बी की स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव साइंस की, वास्तविक विज्ञान की, तो पॉजिटिव साइंस वो साइंस है जिसमें हम व्हाट इज दिस की स्टडी करते हैं, क्या है का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट
क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली मार्शल ने मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल के बारे में क्लासिफिकेशन दिया है और इन्होंने रॉबिन्स का मानना है कि हमें क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है, किसी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल को भौतिक और अभौतिक को क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? रॉबिन्स का मानना है इट इज अ यूनिवर्सली फिनोमेना, ये यूनिवर्सली फिनोमेना है, दैट्स व्हाई हमें इसे क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल। मार्शल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है मार्शल की वो प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है। वहीं पे अगर हम रॉबिन्स की डेफिनेशन की बात करें तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो थ्योरेटिकल है और कठिन भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्शल की जो डेफिनेशन है वो कैसी है? प्रैक्टिकल है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन थ्योरेटिकल है। और इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।